नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से पहले आपने देखा होगा कि अब तक हमारी अजय बहुत सी वीडियो आपके लिए भेजी गई। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है कारक। देखिए, कारक से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है, कम से कम। तो देखिए, हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी है तो दो भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो आज हम कारक शब्द पर, कारक क्या है, कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो आपको बताते हैं। देखिए, कारक कहते किसे हैं? वैसे तो देखा जाए, कारक की जो परिभाषा है उसको संस्कृत के माध्यम से अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सबसे पहले परिभाषा जो दी गई है वो है क्रियां करोति इति कारकम। क्रियां करोति इति कारकम। यदि आपने पहले ये परिभाषा पढ़ी है तो इसका अर्थ भी पढ़ा होगा। क्या होता है? क्रिया करने वाले कारक होते हैं। वैसे तो इसका ये अर्थ है, लेकिन एक और परिभाषा जिसने और स्पष्ट कर दिया, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ जिसका अन्वय है, अन्वय का मतलब होता है बेटा संबंध। क्या होता है? संबंध। क्रिया के साथ जिसका संबंध है वह कारक है। क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ जिसका संबंध है वह कारक है। लेकिन एक और परिभाषा दी गई, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जनक कारक है। क्रिया का जनक कारक है। ये हमारे संस्कृत साहित्य में 3 लाइनें मिलेंगी, 3 परिभाषाएं मिलेंगी। लेकिन हमारी जो हिंदी में परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है? तो बात करते हैं बेटा संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। क्या समझे? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
जिसके द्वारा वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रतीत होता है या संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अच्छा, बात आती है, अच्छा एक और बात याद रखना, कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है। अच्छा, कभी कभी परसर्ग भी ना हो तो इसका दूसरा नाम एक और है, विभक्ति। अरे देखिए, कारक का दूसरा नाम परसर्ग, परसर्ग ना हो तो विभक्ति भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कारकों की संख्या। कारकों की संख्या कितनी है? हमारा जब भी क्वेश्चन बनता है कि कारक की संख्या कितनी है या कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना बेटा, आप लोग आंसर 8 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 8। लेकिन जब भी लेकिन हो जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एक हमारे व्याकरणाचार्य थे किशोरी दास वाजपेयी। कौन थे? किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने कारकों की संख्या 6 मानी, अर्थात 6 बतलाई। तो आपका जो प्रश्न है, कभी भी आता है कि कारकों की संख्या कितनी है, तो आप 8 बताएंगे, परंतु किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है, तो फिर आप 6 बताएंगे। अच्छा, देखिए कारकों की संख्या अभी हमने बताई कि सिर्फ 8 है। कितनी है? 8। लेकिन किशोरी दास वाजपेयी ने कितनी मानी? 6। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिनको किशोरी दास वाजपेयी ने कारक नहीं माना? तो वो है आपके संबंध और संबंध। तो आपका ये भी प्रश्न तैयार होता है यहां से कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो किसे किसे बताएंगे? संबंध और संबंध। ठीक है, अब वो 8 कारक कौन कौन से हैं? अजी हम लोग 8 के बारे में पढ़ लेंगे। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो पूछा जाएगा वो आपका अलग आएगा। ठीक है, अजी तो वो कौन कौन से कारक हैं? एक है बेटा कर्ता कारक। अब इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है ने। ने का प्रयोग कभी होगा, कभी नहीं होगा। इसको हम एक कॉलम दे देते हैं, इसको कारक कहेंगे, कारक वाला कॉलम। ये विभक्ति चिन्ह कह दीजिए, विभक्ति चिन्ह। और इसमें कुछ विशेष बात बताएंगे हम आपको, विशेष। देखिए कर्ता कारक जिसका चिन्ह ने होगा, इसका प्रयोग कभी होता है, कभी नहीं होता है। ये क्रॉस हम इसलिए लगाते हैं। चलिए काम क्रिया करने वाला, अर्थात किसी वाक्य में क्रिया करने वाला जो होता है ना, जो क्रिया करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह कर्ता कारक है। कौन है? कर्ता कारक। दूसरा है आपका कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। इसका कभी प्रयोग होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, क्रिया
का फल। ये क्या होता है? कर्म क्या होता है? क्रिया का फल, अर्थात क्रिया के द्वारा जिस पर प्रभाव पड़े या क्रिया करने के लिए अजय जिसकी कह सकते हैं हम लोग बेटा अजय क्रिया करने के लिए क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े वही कर्म है। क्या है? तीसरा है आपका करण। करण कारक, और करण कारक का चिन्ह होता है से, के द्वारा। अच्छा, ये भी ना हो तो कभी कभी के जरिए, क्या लिखा होगा? के जरिए। ठीक है, ये क्रिया का साधन है। क्या है? क्रिया का साधन, अर्थात क्रिया करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसे क्रिया का साधन कहेंगे, अर्थात कर्म। ठीक है, चौथा रहेगा आपका संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। कभी कभी इसका चिन्ह को भी मिलेगा और कभी कभी के निमित्त। वैसे हम ये विशेष नियम में बताते हैं के निमित्त, के लिए या चलिएगा इसका क्रिया जिसके लिए की जाए। अपादान, अपादान का चिन्ह होता है से। अब देखिए, वैसे आगे हम बताएंगे ये से एक यहां है, एक यहां है। इसका अर्थ होता है साधन के रूप में, लेकिन इसका अर्थ होता है अलगाव के अर्थ में। अलगाव समझते हैं अलग होने में। किसी चीज के से जब कोई वस्तु ऐसा लगे कि दूर हट रही है, अलग हो रही है, तो उस समय ये कारक रहेगा आपका अपादान, अलगाव की स्थिति में। और ये क्रिया जिससे अलग होकर की जाए। आगे है संबंध। संबंध क्या होता है? इसका चिन्ह का, की, के। अच्छा, कभी कभी रा, रे, रे, और कभी कभी ना, नी, ने भी मिलेगा। ठीक है, का, की, के, रा, रे, रे और ना, नी, ने। चलिएगा, संबंध में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध। यहां एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताया जाता है। और एक होता है सातवां अधिकरण कारक। कौन सा रहेगा? अधिकरण कारक। और अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे, पर। कहीं कहीं ऊपर भी लोग बात वही है, ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अधिकरण क्रिया का आधार, और क्रिया के आधार में क्रिया किस पर टिकी हुई है तो उसमें स्थान हो सकता है या फिर
आपका समय हो सकता है। क्रिया का समय, आखिर क्रिया हो कब रही है। और लास्ट जो रहता है 8वां कारक वो है आपका संबोधन। और संबोधन का चिन्ह होता है हे, ओ, अरे, अजी, अजी। और भी हो सकता है वो। चलिए, जिससे पुकारा गया, पुकारा गया, तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं क्रिया करने वाला, क्रिया का फल कर्म, क्रिया का साधन करण, क्रिया जिसके लिए की जाए संतान, क्रिया जिससे अलग होकर की जाए अपादान, संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध, संबंध कारक, क्रिया का आधार अधिकरण, संबोधन जिसे पुकारते हैं। अच्छा, तो बेटा आप लोगों ने देखा, देखिए बहुत ही ध्यान से, एक पहला तो हमारा, अरे वो वाला सिस्टम क्लियर करते हैं कि जो किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने किन दो कारकों को कारक नहीं माना। तो देखिए, एक तो माना अरे संबंध और संबंध, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो उनकी लिस्ट में ये कारक और ये कारक नहीं माने। अच्छा, बात आती है हमारी कि भाई ये इन्होंने कारक माने क्यों नहीं। तो अभी हमने थोड़ी ही देर पहले एक चर्चा की थी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक। भाई मान के चलिए मैं हूं, मेरे कोई रिश्तेदार है, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे फूफा के, मौसा के, चाचा का लड़का है। बेटा उससे हमारी सीधी रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदार तो है लेकिन उससे हमारी सीधी रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी का कहना क्या था कि जे मेरे जीजा है, बस, कि जे मेरे फूफा है, जे मेरे चाचा है, जे मेरे पापा है, अरे जिसका सीधा सीधा मेरा संबंध हो, किसी दूसरे का ना हो उससे। अरे अब ऐसा नहीं कि ये मेरे मौसा के, चाचा के, ताऊ का बेटा है, तीसरी रिश्तेदारी ना हो, सीधा सीधा। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, स्पेशली अरे जो लोग रुपए पैसे वाले होते हैं ना, उनके रिश्तेदार गिनती के होते हैं, केवल अपने को पूछते हो कि ये मेरा है, बाकी का कुछ नहीं। तो वो किशोरीदास वाजपेयी थे जिन्होंने कहा था कि ये मेरा है बस। लेकिन हम लोग देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं, गांव से होते हैं जो लोग, अजय वो कज्जे भाभी के, भैया के, चाचा के, कहां के रिश्तेदारों को, अरे कि जे रिश्तेदार है, हमारे ये कब के रिश्तेदार है, कैसे रिश्तेदार है, रिश्तेदार ही नहीं मिल पाते हैं कितने हैं। तो बेटा वो है आपके ये वाले 8 का। ठीक है, देखिए आपको एक और बात दिखाते हैं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। देखो क्रिया का संबंध है भाई अधिकरण में, क्रिया का संबंध देखो अपादान, क्रिया देखो इसमें भी है, क्रिया देखो बेटा इसमें भी है, क्रिया शब्द यहां भी आया और क्रिया आपका यहां। अब क्रिया कहां नहीं आया, तो देखो संबंध में कहीं क्रिया आया क्या, संबोधन में कहीं आया नहीं आया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जिसका सीधा संबंध क्रिया से है वह कारक है। तो किशोरीदास वाजपेयी ने इन 2 कारकों को छोड़ करके ये 6 कारक बताए। वास्तव में अरे देखिए आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ जी बस, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि वास्तव में रिश्तेदार वही है जिसका सीधा संबंध है, अर्थात कारक वही है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है। मैं भी इस बात को कहता हूं किशोरीदास वाजपेयी को, अरे और संस्कृत भी यही कहती है कि बेटा केवल 6 कारक है,
संस्कृत भी यही कहती है, लेकिन भाई आयोग मानता है 8 तो हमें भी मानना पड़ता है, आपको भी मानना पड़ेगा। अजय 8 ही लगाए, जब 8 ना हो तब आप इधर उधर मानेंगे, ठीक है। अजय वैसे संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत में जो कारक है वो भी 6 मानते हैं। कितने मानते हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म करण संप्रदान। अपादानाधिकरणे अपादान और अपादानाधिकरणे इत्याहुकारकाणि षट्। ये 6 कारक हैं, ये संस्कृत में भी कहा गया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आज आपके कारक 8 रहे। अब हम एक एक करके कारकों के बारे में पढ़ेंगे। आगे तो सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कर्ता कारक आखिर कौन सा है, कैसे पहचानना है। तो कर्ता कारक का अभी हमने बताया था, इसका एक चिन्ह होता है ने, कभी इसका प्रयोग होगा वाक्य में, कभी नहीं। तो कहा गया है कि स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो क्रिया कर रहा है। या हम लोग क्वेश्चन आया है कि वाक्य में कार्य करने वाले को या क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लीजिए, वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। या हम लोग दूसरी परिभाषा पढ़े थे अजी, क्रिया करने के लिए जो पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, उसे कारक कहते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है, तो हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा देंगे। उदाहरण जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग देखते हैं ने चिन्ह पहचान के, अब इसमें ने नहीं प्रयोग किया गया। अब हम कैसे पहचानें कि हमारा कर्ता कारक इसमें है कौन सा? कौन सा शब्द है जो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है? यही राम, कभी कर्ता बनेगा, कभी कर्म बनेगा, कभी कर्ण बनेगा, कभी हो सकता है आपका संप्रदान बने, अपादान बने, कुछ भी बन सकता है। तो बेटा अजय, अब राम पुस्तक पढ़ता है। आपने देखा, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होता है कि यहाँ कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की क्रिया करने वाला कौन है? कौन है? राम। अरे राम ही तो पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम यहां कर्ता कारक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें इंडिकेट करेगा या शब्द को थोड़ा काला करेगा, कुछ संकेत करेगा कि इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो राम यहाँ कर्ता कारक है। कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक। अभी हम कर्ता कारक की बात कर रहे हैं। आइए एक और उदाहरण, सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना बनाया। अब आपने देखा खाना बनाने की क्रिया हुई है, हुई किसके द्वारा है, किसने की है, कौन कर रहा है, खाना कौन बना रहा है?
सीता। कौन बना रहा है? सीता। तो यही सीता शब्द आपका कर्ता कारक है। अच्छा एक और बात, इसमें आपने यहाँ चिन्ह भी देख लिया, यहाँ चिन्ह नहीं था, यहाँ है। अच्छा एक और बात, उसने फल खाया। किसने फल खाया था? उसने फल खाया। उसने फल खाया। अच्छा किस, देखिए अब आपको यहां ध्यान देना होगा, यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है और यहां ने का प्रयोग किया गया। अब आप कह रहे हैं सर यहां भी किया गया, वो बात सही है, यहां भी है, लेकिन देखिए यहां आपको बता दें, वैसे मैं ये अलग टॉपिक में बताता हूं, लेकिन अभी यही आ गए हैं, सामने आ गई ये बात, तो यही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये ने चिन्ह जो है ने, वो सीता शब्द को छोड़कर अलग प्रयोग किया गया है और ये उसने उस शब्द को जोड़कर प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें ये विभक्ति आपकी विश्लिष्ट विश्लिष्ट, देखिए इस विभक्ति को विश्लिष्ट विभक्ति और इसको संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ये आगे आपको पूछा जाएगा, कभी हो सकता है कि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, और आया भी है कि भाई विश्लिष्ट विभक्तियां कौन सी होती है और संश्लिष्ट कौन सी होती है। एक और बात देखिए, विश्लिष्ट किसके साथ जुड़ती है और संश्लिष्ट किसके साथ लगती है, ऐसा भी प्रश्न होता है। तो देखिए विश्लिष्ट जो विभक्तियां होती हैं वो संज्ञा के साथ, किसके साथ? संज्ञा के साथ। और संश्लिष्ट जो विभक्तियां होती हैं वो आपके सर्वनाम के साथ जुड़ती है, ये भी बात याद रखना। अजी विश्लिष्ट विभक्तियां संज्ञा के साथ, अर्थात संज्ञा अलग होगी और उसका चिन्ह जो होगा, विभक्ति चिन्ह जो होगा वो अलग होगा। लेकिन संश्लिष्ट में सर्वनाम के साथ, जैसे कि हमने कहा उसको, क्या कहा? उसको, तो ये इकट्ठा लिखा जाएगा। आपने कभी इसको ऐसे लिख दिया उसको, तो ये बिल्कुल वाक्य गलत माना जाएगा, ऐसा बात, ठीक है? हाँ जी, तो याद रखना कैसा रहना चाहिए आपका? जुड़ा हुआ। सर्वनाम है तो उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और संज्ञा है तो अब आपने कभी ऐसा लिख दिया कि राम ने फल खाया, ऐसा लिख दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसको विश्लिष्ट करो, अलग अलग करो, ठीक है? चलिएगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। संश्लिष्ट व्यक्तियां कौन सी होती है, किसके साथ जुड़ती है, विश्लिष्ट व्यक्तियां कौन सी होती है और किसके साथ, ठीक है? याद रहा, ये आपका थोड़ा अलग से टॉपिक बता दिया मैंने, कोई बात नहीं है। हाँ जी, अब कब ने का प्रयोग किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, इस बात पर भी चर्चा करनी है। तो देखिए जब भूतकाल की सकर्मक क्रिया होगी, जब वाक्य आपका भूतकाल में होगा और सकर्मक क्रिया होगी, तब आपका ने चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और यदि भूतकाल नहीं है, जैसे ये है, क्रिया सकर्मक है लेकिन ने का प्रयोग नहीं किया गया, तो याद रखना सकर्मक क्रिया कर्म सहित क्रिया होनी चाहिए और भूतकाल होना चाहिए, तो ने का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ने का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में भी हो जाता है, जैसे राम ने छींका, राम ने छींका। तो इसीलिए ये प्रश्न आपका
बहुत कम पूछा जाता है, वैसे नाम के बराबर है, कभी पूछा नहीं जाएगा कि नेक आमलोग कब किया जाता है कब नहीं किया जाता। लेकिन हमें ध्यान देना है इस बात को, कभी हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य छांटते हैं तब इस बात का विशेष ध्यान देना है कि भाई नेक कब जुड़कर लिखेगा, कब अलग लिखेगा, कब नहीं लिखा जाएगा, इस बात पर हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिएगा इसके आगे कर्म कारक और भी जो कारक बचे हैं उनके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए